अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स एंड एनर्जीज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ओके, तो देखो बच्चों, आपने बोर एटॉमिक मॉडल में देखा कि एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। इन सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी स्टेट्स या एनर्जी लेवल्स और ऑर्बिट्स, इस तरह के नेम्स होते हैं। और जब इन एनर्जी लेवल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो इसमें एनर्जी चेंज होता है। तो ये जो एनर्जी लेवल्स हैं इनके डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं। इनमें जो एनर्जी चेंजेस होते हैं इनके भी डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं। आज पहले हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो बच्चों, सपोज ये हमारे पास एक एटम है जिसका ये है न्यूक्लियस। ओके, ये क्या है इसका? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये हमारे एनर्जी लेवल्स हैं, इस तरह से कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है या इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, कैसे भी हम इस तरह से रिवॉल्विंग बता दें। तो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? इन सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स। जब तक इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में रहता है तब तक ना तो किसी भी प्रकार का कोई एनर्जी एब्जॉर्प्शन करता है और ना ही किसी प्रकार का एमिशन करता है। लेकिन जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करता है तो ही एनर्जी चेंज होता है। तो पहले हम ये देखेंगे कि इन एनर्जी लेवल्स के नेम क्या है। तो देखो बच्चों, जो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन हो गया, हीलियम प्लस हो गया, लिथियम 2 प्लस हो गया, बेरिलियम 3 प्लस हो गया। मींस ऐसी कोई भी एटॉमिक और आयोनिक स्पीशीज जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, बाकी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? निकाल दिए गए हो, अगर एक से ज्यादा थे तो इनको बोलते हैं हम वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बोर थ्योरी ओनली और ओनली वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है। समझ गए ना? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जो थ्योरीज दी गई वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये जो एटम के एनर्जी लेवल्स हैं इनके देखो किस तरह से नेम दिए गए हैं। वन जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है जिसके लिए एन की वैल्यू जो है ये क्या कहलाती है? 1 होती है, जिसे हम बोलते हैं के ऑर्बिट। तो n1 जो है फर्स्ट एनर्जी लेवल, उसको बोला जाता है ग्राउंड स्टेट, स्थायी अवस्था। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्राउंड स्टेट, स्थायी अवस्था। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रकार का कोई एनर्जी ले ना दे तब ये इसी अपनी ऑर्बिट में घूमता रहता है। ओके, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल को हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट, जीएस शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है जीएस। पहले एनर्जी लेवल को छोड़ दो तो बाकी जितने बचे n2 से लेके n2, n3, n4 जितने भी हैं इन सबको बोला जाता है एक्साइटेड स्टेट्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही है और वो मेनली कहां रहता है? ग्राउंड स्टेट में, जब तक कोई एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं करता। लेकिन जैसे ही एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन को, वो अपनी फर्स्ट एनर्जी लेवल से एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी लेवल्स में जाता है। तो जितने भी हायर एनर्जी लेवल्स हैं वो n2 से स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा तो फर्स्ट से सेकंड में जाएगा, फर्स्ट से थर्ड में जाएगा। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल छोड़ दे तो बाकी जितने एनर्जी लेवल्स बचते हैं उनको बोला जाता है क्या? ग्राउंड स्टेट, सॉरी एक्साइटेड स्टेट्स। तो ये है एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, ये है एक्साइटेड स्टेट 2, इसी तरह से 3, 4 इस तरह से। और सबसे लास्ट में हम मान लें इन्फिनिट एनर्जी लेवल है, अनंत ऊर्जा स्तर। तो समझ गए बच्चों कि पहले स्तर को छोड़ दो तो बाकी जो ऊर्जा स्तर है इनको बोलते हैं उत्तेजित अवस्थाएं। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो उत्तेजित होने के बाद ही आएगा। ग्राउंड स्टेट में हमेशा जब इलेक्ट्रॉन अपनी नॉर्मल स्टेट में रहेगा, मतलब एटम जब अपनी नॉर्मल स्टेट में, तो इलेक्ट्रॉन उसकी ग्राउंड स्टेट में ही रहता है। तो ये एक्साइटेड स्टेट्स हैं, उत्तेजित अवस्थाएं हैं। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, प्रथम उत्तेजित अवस्था, द्वितीय उत्तेजित अवस्था। इस तरह के एनर्जी लेवल्स के नेम दिए गए। कई बार क्वेश्चन होता है ना कि आप इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एक्साइटेड होगा तो क्या एनर्जी चेंज आएगा? तो उस समय ये ध्यान रखना होता है कि हम ग्राउंड स्टेट किसे लेना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट किसे लेना है। तो ग्राउंड स्टेट में अगर आपसे कहा जाए कि
कि n1 की वैल्यू क्या है, तो 1 होगी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n की वैल्यू क्या होगी, तो 2 हो जाएगी। इस तरह से बामर इक्वेशन में कई बार आपको इन वैल्यूज को पुट अप करना होता है। ये तो हो गए इसके एनर्जी स्टेट्स। अब हम आ जाते हैं एनर्जी चेंजेस की बात में, जो मैंने आपको बताया कि एनर्जी चेंजेस कौन कौन से होते हैं या कितनी एनर्जीज होती है। देखो, जब इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहा हूं, जब इलेक्ट्रॉन n1 जो है ग्राउंड स्टेट से सीधा निकलकर इंफिनिट लेवल पे आ जाए, मींस निकल जाए, एटम से बाहर हो जाए, तो वहां तक जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक एक्साइटेड हुआ, मींस निकला, एटम से निकल गया बाहर, तो इस पूरी प्रोसेस में जितना एनर्जी चेंज होता है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से सीधा इंफिनिट लेवल पर या एटम से सीधा बाहर हो जाए, तो इसमें जो एनर्जी चेंज होगा वो कहलाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। मींस हम ऐसा लिखेंगे कि फाइनल लेवल क्या है, इंफिनिट, फर्स्ट लेवल क्या है हमारा, ग्राउंड स्टेट, तो ये जो इसकी वैल्यू तो 0 होगी। तो यहां से हम इस तरह से देखें कि डेल्टा E इक्वल टू होगा -E1, और अगर आपको E1 कैलकुलेट करना है तो आप जानते हैं कि -13.6 इंटू Z², ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 ओवर इंटू Z², ये होगा जूल पर एटम में, इस तरह से। तो ये E1 इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि सोडियम जो है अगर एक इलेक्ट्रॉन रखता है, 10+ है सोडियम, तो उसमें बताएं कि आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी। अगर आपको ये पता है कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आप कैलकुलेट कर लो, उसी की पॉजिटिव वैल्यू, सीधा सा है कि आप आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सीधा है कि आपको जो E1 है, समझ गए ना, इसकी पॉजिटिव वैल्यू ले लें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से निकालना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जितनी कि उस स्टेट की एनर्जी डिक्रीज हो चुकी है उतनी एनर्जी दे दोगे, इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से जब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एक इलेक्ट्रॉन था उसको भी निकाल के बाहर कर दोगे, तो इसमें जो एनर्जी चेंज होगा उसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, जो कि होगा डेल्टा E, या मैं इसी को लिख दूं IE, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जो फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी है वही हमारा क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। E1 ऐसे निकाल लें, बस इस फॉर्मूले में पुट अप करोगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, यही आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। यहां तक समझ गए। दूसरा होता है सेपरेशन एनर्जी। ग्राउंड स्टेट को छोड़ दो, फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसी भी एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन निकलकर इंफिनिट लेवल पर चला जाता है, मींस एटम से ही निकाल दिया जाए बाहर, तो अब जो एनर्जी चेंज होगा उसको बोलते हैं पृथक्करण ऊर्जा, सेपरेशन एनर्जी। मींस हम ऐसा लिखेंगे डेल्टा E इक्वल टू इनफिनिट माइनस En। En मतलब किस एनर्जी लेवल से आप बाहर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू वहां की, जैसे सेकंड के लिए सेपरेशन एनर्जी, तो हम सेकंड एनर्जी लेवल की एनर्जी, तो En कैसे निकालोगे आप, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया भी था। तो ये तो था E1 की, और अगर आपको E1 की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो E1 इक्वल टू हो जाएगा -13.6 इंटू Z² अपॉन में क्या आ जाएगा, n²। n क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट वेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिमूव्ड फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रॉन रिमूव। इस तरह से En निकाल लो, En की वैल्यू यहां पुट अप कर दोगे, सॉरी यहां नहीं, यहां पुट अप करोगे या इसमें पुट अप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेपरेशन एनर्जी कितनी है। ओके, और थर्ड है यहां पर जो ये इस तरह से एक एनर्जी लेवल से दूसरे में इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, यहां पर या यहां पर, फर्स्ट से सेकंड या सेकंड से थर्ड, थर्ड से फर्स्ट। तो इस तरह से जब दो एनर्जी लेवल के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो उसमें जो एनर्जी चेंज होता है वो कहलाती है ट्रांजिशन एनर्जी। और इसके लिए अपन ने एक इक्वेशन सॉल्व किया था, डेल्टा E इक्वल टू 13.6 इंटू Z², 1/n1 का स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी पर एटम में। इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि दो एनर्जी लेवल के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रहा है तो कितना एनर्जी चेंज होगा। जैसे मैंने कहा कि ये है
फर्स्ट एनर्जी लेवल और ये क्या है सेकंड। तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है, कितनी एनर्जी चेंज होगा, तो हम लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू 13.6। सपोज ये किस में दिया गया है आपको, हाइड्रोजन में, तो आपने लिखा 1 का स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 13.6 × 3/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि 10.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। और भी अगर रिलेशंस यूज कर सकते हैं, जूल में निकाल सकते हैं, किलो कैलोरी में निकाल सकते हैं, किलो जूल में निकाल सकते हैं, तो इस तरह से ये कहलाती है एक्साइटेशन एनर्जी। तो कुल मिला के ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज। अभी हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा और बता दूं, फिर इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके, तो रुकते हैं। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और ये है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसी को बोला जाता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ओके, या फिर इसी को बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, लीनियर, ठीक है, इस तरह से। तो देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो, एटॉमिक स्पेक्ट्रम हो, लाइन एक ही है। ये एटम का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको बोला गया है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रम है वो हाइड्रोजन एटम से बनता है। इसमें आप देखोगे डिफरेंट टाइप्स की डार्क और लाइट लाइंस होती हैं इस स्पेक्ट्रम में, इसलिए इसे बोला गया है लाइन स्पेक्ट्रम। और हाइड्रोजन गैस से मिला तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। एक तो ऑब्जेक्ट यही होता है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो ध्यान रखें, एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम, ठीक है। बैंड स्पेक्ट्रम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो वो मॉलिक्यूल का होता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का होता है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जब बहुत सारी लाइंस एक साथ आ जाती हैं तो बैंड बन जाते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। हम यहाँ पर केवल डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है, टाइप्स, एमिशन, एब्जॉर्प्शन, इनके टाइप्स, इन सबको मैंने डिटेल में एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो वीडियो है, टॉपिक है, यूनिट है, आप उसमें देख सकते हैं। यहाँ हम केवल और केवल डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वो भी शॉर्ट, जो कि हमारे रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे फर्स्ट होता है कि होता क्या है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो सीधा है कि स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट विच ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन लैंप। हाइड्रोजन लैंप होता है बल्ब जैसा, जब उससे लाइट निकलती है तो उसका जब स्पेक्ट्रम लिया जाता है तो जो स्पेक्ट्रम बनता है उसे बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये जो स्पेक्ट्रम है, अब आता है कि बोर ने इसका एक्सप्लेनेशन किया है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आप देखोगे बहुत सारी लाइंस होंगी। इन लाइंस को डिफरेंट सीरीज में बांटा गया है। अभी हम उन सीरीज को एक एक करके डिस्कस करेंगे, उनका डायग्राम समझेंगे। तो ये जो लाइंस कहां से बनती हैं, हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन है, बट ये जो लाइंस बनती हैं बहुत सारी बन जाती है, तो ये सब कहां से आती है? तो अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। When electron excited from lower to higher energy level then absorb energy and easily या कहें immediate return back to original energy level in one step or different steps, multi steps। और हर एक स्टेप में लाइट का क्या होता है, एमिशन होता है, वही एमिशन चमकीली लाइन बनाता जाता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का रीजन है एनर्जी लेवल्स, जो कि बोर ने बताए हैं। एटम के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स बनती हैं उनमें जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन होता है और जब वो रिटर्न होता है तो एक ही स्टेप में आ जाता है, मल्टी स्टेप्स में आ जाता है। हर एक स्टेप में लाइट का एमिशन करता है, मींस जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी वो रेडिएशन के फॉर्म में बाहर आती है और वही क्या बनाती है, लाइन बनाती है स्पेक्ट्रम में। समझ गए बच्चों कि हाइड्रोजन गैस जो लैंप होता है उससे जब लाइट निकलती है तो उस लाइट का जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसे बोलते हैं हम क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बोर ने ये कहा है कि इस स्पेक्ट्रम का रीजन है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। एक पद में होता है, बहुपद में होता है, मल्टी स्टेप भी हो सकता है, सिंगल स्टेप। तो इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर गया फिर जंप करेगा, तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर दी वो बाहर रेडिएशन के फॉर्म में आती है
और वही स्पेक्ट्रम में क्या बनाती है, एक लाइट लाइन बनाती है। तो यही मैंने लिखा है कि द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन लैम्प अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी लेवल्स। तो एक तो यही ऑब्जेक्ट होता है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू वन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन बिटवीन एनर्जी लेवल्स and return back to one step or multi step. Each step give one radiation which form light line in, ठीक है, spectrum. ऐसे समझ सकते हैं कि ये है हमारे पास एक एटम, ये है उसके एनर्जी लेवल्स। ओके, बहुत सारे हो सकते हैं, इन्फिनिट, हमें तो यहाँ मैं कुछ ही बनाया। तो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, एक्साइटेशन कर रहा है। जैसे ही आपने हाइड्रोजन लैम्प में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लगाया, ये जो भी बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, तो किसी एटम का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड पे चला गया, किसी का फर्स्ट से सेकंड थर्ड पे चला गया, फोर्थ में, और इस तरह से डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन अलग अलग एटम्स में पहुंच जाते हैं। और जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, को ज्यादा समय तक हायर एनर्जी लेवल पे नहीं रुकते, लगभग पिको सेकंड का टाइम होता है और तुरंत कहां लौटते हैं, अपने एनर्जी लेवल में। तो जब ये एनर्जी लेवल्स में रिटर्न होते हैं तो एक ही स्टेप में हो सकता है कि सीधा हायर से फर्स्ट में आ जाए, या फिर एक एक करके कूदते जाते हैं कि यहाँ मान लो इन्फिनिट लेवल से फिर 8 लेवल, फिर 7 लेवल, 6 लेवल, 5 लेवल, इस तरह से फर्स्ट लेवल तक पहुंच जाए। फर्स्ट से नीचे तो नहीं जा सकते इलेक्ट्रॉन। तो ये हर एक जंपिंग में ये लाइट निकलती है, यही लाइट क्या बनाती है, स्पेक्ट्रम में लाइंस बनाती है। इन लाइंस को बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइंस। ये जो लाइंस होती हैं इनको डिफरेंट रीजन के बेस पर अलग अलग बांटा गया है, जिनको बोलते हैं सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो समझ गए बच्चों कि जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से उत्तेजित हुआ, जंप करके नीचे आया, तो हर जंप में लाइट का उत्सर्जन किया इसने, और यही चमकीली रेखा बनाती है। ये जो लाइंस बन रही हैं इनको अलग अलग सीरीज में बांटा गया है। देखो कौन कौन सी सीरीज है, एक तो है लाइमन सीरीज जो कि कहां आती है, यूवी रीजन में, समझ गए ना। दूसरी कौन सी है, देखो आप, बामर सीरीज जो कहां आती है, विजिबल में, बामर विजिबल ऐसे याद रखना है। पास्चन सीरीज नियर आईआर में आती है। ब्रैकेट सीरीज मिडिल आईआर में आएगी। फुंड सीरीज फार आईआर में आती है, और हम्पी सीरीज भी आईआर में। तो आप देख रहे हैं कि 4 सीरीज तो हमारी केवल आईआर में आती है। तो लाइन अब ये होती क्या है, ये किस तरह से बांटी गई हैं, उनको हम एक डायग्राम से अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये लाइन सीरीज आपको एक तो ये याद रखना है, कौन से रीजन में कौन सी लाइन आती है। तो लाइमन सीरीज में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है, इन्फिनिट लेवल से इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो बताएं कितनी लाइमन लाइंस बनेगी। तो ध्यान रखें, अगर सेकंड में आएगा तो लाइमन तो बनेगी नहीं, बामर से बनेगी। कौन से रीजन में आ जाएंगी, विजिबल, उसमें यूवी लाइट नहीं आएगी। अगर यूवी लाइट आ रही है तो फिर सारी लाइट्स आ सकती हैं। तो यहां तक पहले आप नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं जो मैंने आपको बताई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो सीरीज दिखती हैं उनको किस बेस पर इस तरह से डिवाइड किया गया है। तो देखो इस तरह से समझें, ये है एनर्जी लेवल्स। ये क्या हो गया बच्चों, सपोज ये है एनर्जी लेवल्स, ओके, n1 से लेके n इंफिनिट तक। अब क्या होता है कि जैसे ही आपने हाइड्रोजन लैंप में इलेक्ट्रिक एनर्जी पास की, तो हाइड्रोजन जो एटम्स हैं उसमें बहुत सारे, उन एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी हायर एनर्जी स्टेट्स पर एक्साइटेड होते हैं। मान लो किसी हाइड्रोजन एटम का पहले एनर्जी लेवल से सेकंड में चला गया, किसी का थर्ड में चला गया, किसी का फोर्थ में, इस तरह से इन्फिनिट लेवल तक एक्साइटेड हो गए। अब क्या होता है कि ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी एटम्स थे, उन सारे एटम्स के एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जब अपने कहां पर किसी भी एनर्जी लेवल पर रहे हों और कहां पर जंप करते हैं, फर्स्ट एनर्जी लेवल। मींस अगर ये कहें कि हम बिल्डिंग में खड़े हैं, अलग अलग फ्लोर पर अलग अलग लोग खड़े हैं, वो सब के सब रोड में कूदे, पहली फ्लोर से, सेकंड फ्लोर से, थर्ड फ्लोर से और ऊपर से, और सब के सब बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर में आ जाए, तो ये जो जंपिंग होगी इसे हम बोलेंगे लाइमन सीरीज।
मतलब ये है कि जितने भी एटम्स थे उन सबके एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से जब फर्स्ट एनर्जी लेवल में आते हैं तो जो सीरीज बनती है लाइंस की उसको बोला जाता है लाइमन सीरीज। ये सबसे ज्यादा एनर्जी वाली सीरीज होगी। क्यों? क्योंकि इससे नीचे और जंपिंग हो नहीं सकती और इससे बड़ी जंपिंग हो नहीं सकती, सीधा इन्फिनिट से 1 में हो रही है। तो ये यूवी रीजन में मिलती है, समझ गए ना। इसमें जो पहला जंप है n2 से n1 में, वो उसमें जो लाइन बनती है वो फर्स्ट लाइन कहलाती है। ये सब में होगी फर्स्ट लाइन। मतलब है जैसे बामर सीरीज में 2 में आ रहा है तो 3 से जब 2 में आएगा तो पहली लाइन बनेगी। पास्चर में चले जाए तो 4 से 3 में आएगा तो पहली लाइन बनेगी। इसी तरह से ब्रैकेट में दिख रहा है। और जो इन्फिनिट लेवल से फर्स्ट लेवल में या इन्फिनिट लेवल से सेकंड लेवल में, जैसे लाइमन में देख रहे हैं इन्फिनिट लेवल से फर्स्ट में आ रही है तो इसको बोलते हैं लास्ट लाइन या अल्टीमेट लाइन। कुल कितनी लाइंस बनेगी किसी सीरीज की, अगर आपको ये देखना है कि लाइंस में कितनी सीरीज आएंगी, तो लाइंस ऑफ एक सीरीज की बात कर रहा हूं तो ये होती है n-1। n-1 का मतलब ये होगा कि वो किस लेवल से आ रही है। सपोज 8वें लेवल से आ रही है तो 8 में से 1 कम कर दें तो 7, तो 7 लाइंस हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7। आप देख रहे हैं 8वें लेवल से अगर आ रही है तो हमारे पास 7 लाइमन सीरीज की लाइंस बनेगी। ध्यान रखें किसी भी सीरीज में अगर लाइंस पूछ लेना तो होती है n-1। वो किस लेवल से आ रहा है, इस तरह से। अगर आपको ये किसके लिए होगा n-1 लाइमन के लिए। किसके होगा? लाइमन सीरीज। अगर आपसे कहा जाए n-2 तो ये किसके लिए हो जाएगा? बामर सीरीज के लिए। n-3 ये किसके लिए हो जाएगा? पास्चन के लिए। n-4 किसके लिए हो जाएगा? ब्रैकेट के लिए। n-5 किसके लिए हो जाएगा? फुंड के लिए। मतलब लाइमन सीरीज की आपको टोटल लाइंस बतानी है कि किस लेवल से आ रहा है। तो मैंने कहा मान लो 8 से तो n-1 कर देना है। बामर में पूछ रहे हैं तो n-2 क्योंकि दो लेवल तो छूट गए, तीसरे लेवल से ही तो जंपिंग होगी ना, तो n-2। पास्चर में चले जाओगे तो n-3। ब्रैकेट में चले जाओगे तो n-4 फुंड सीरीज n-5 और यहां जाओगे तो n-6 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 6 लेवल तक तो नीचे आ ही नहीं सकता इलेक्ट्रॉन। इस तरह से किसी पर्टिकुलर सीरीज की लाइंस निकालनी है तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो बामर का पूछा गया है, लाइमन का, पास्चर का। जिस तरह से पूछा गया तो लाइमन में तो n-1 बन जाएगी। फर्स्ट लाइन जो है पहला ट्रांजिशन, लास्ट लाइन सबसे बड़ा ट्रांजिशन। फिर जब सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी लेवल में आते हैं तो अब जो सीरीज बनती है उसे बोलते हैं बामर सीरीज। क्या बोलते हैं? बामर सीरीज। इसमें दृश्य प्रकाश विजिबल रीजन में दिखाई देगी। इसमें भी ये जो है फर्स्ट लाइन है तो ये क्या है? लास्ट लाइन है। समझ गए ना? फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन। लास्ट लाइन को अल्टीमेट लाइन भी बोलते हैं। पास्चर में देखो सारे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल में आएंगे, ब्रैकेट में फोर्थ एनर्जी लेवल में, फुंड में जो है फिफ्थ एनर्जी लेवल में और हम्फ्री में सिक्स्थ एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं। इस तरह से नंबर ऑफ लाइंस कम होती जाती हैं जैसे जैसे हमारा n का वैल्यू बढ़ता जाता है। सबसे ज्यादा जो लाइंस आप देख रहे हैं वो कहां मिलती हैं आपको? लाइमन सीरीज में। उससे एक कम हो जाएगी बामर में, उससे एक और कम हो जाएगी, इसी तरह से कम होती जाती है। अब देखो अगर हमें वेव नंबर या फ्रीक्वेंसी लैम्डा ऑफ, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन, अगर हमें स्पेक्ट्रल लाइन की जो वेव नंबर है या फ्रीक्वेंसी है या वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला यूज होगा v बार इक्वल टू r z स्क्वायर। चूंकि यहां पर हमारा हाइड्रोजन है तो हम ऐसा लिख सकते हैं n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। ये किसके लिए पर्टिकुलर? और अगर आपको किसी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए यूज करना है तो rz स्क्वायर। इसको बोलते हैं कौन सा इक्वेशन? बामर इक्वेशन। अब यहां देखो अगर आप लाइमन सीरीज लोगे, ठीक है, अब आपको क्या लेना है? लाइमन सीरीज। तो n1 में यूज करोगे 1 और जो n2 है वो 2 से लेके इंफिनिट तक जो भी यूज करना है। अगर आप
बामर सीरीज में जाओगे तो n1 = 2 और n2 = 3 से इंफिनिट चलेगा। पाश्चर में जाओगे, ठीक है, तो n1 कितना हो जाएगा 3, n2 कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 4 से ही तो 2 में 3 में जंप करेगा ना। ब्रैकेट सीरीज की बात करें तो n1 कितना हो जाएगा 4, n2 कितना हो जाएगा 5 से इंफिनिट तक चलेगा। फुंड सीरीज की बात करें, ठीक है, तो फुंड सीरीज में n1 कितना यूज करना है बच्चों 5, n2 कहां से यूज करोगे 6 से, और हम्फ्री सीरीज अगर आप यूज करोगे तो n1 होगा 6 तो n2 हो जाएगा 7। पहली बात तो ये, इस तरह से आप एक एक लाइन की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फर्स्ट लाइन ये कहलाती है, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन और इंफिनिट अल्टीमेट लाइन। तो आपको फर्स्ट लाइन ध्यान रखना है, पहला ट्रांजिशन। सेकंड लाइन मैंने पूछ ली तो आपको जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइनर सीरीज की फ्रीक्वेंसी क्या होगी या वेव नंबर, तो आप n1 कितना रखोगे 1, n2 की जगह कितना रख दोगे 2। बस r की वैल्यू हमें रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जो हमें पता है कितनी होती है, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 10967800 मीटर इनवर्स, ये जनरली 1 × 10⁻1.1 इतना 10⁻7 इतना भी यूज कर सकते हैं। z एटॉमिक नंबर है तो हमारा वेव नंबर आ जाएगा, वेव नंबर पता है तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसके अलावा लैम्डा भी आ सकता है, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो हो गया जब एक अलग-अलग एक-एक लाइन की फ्रीक्वेंसी निकालनी। कई बार आता है कि फर्स्ट लाइन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी किसी भी सीरीज की, तो वेव नंबर ऑफ अगर आपसे पूछ लिया गया है फर्स्ट लाइन, ओके, तो फर्स्ट लाइन की वेव नंबर इक्वल टू आपको क्या रखना है r, यहां हो गया r/z² 1 यहां है n1, ठीक है, का स्क्वायर -1/n1 + 1 का स्क्वायर। समझ गए ना? n1 आपको मैंने बता दिया सभी सीरीज का कि लाइनमेंट में 1 होगा तो बामर में 2 होगा तो पाश्चर में 3 होगा, तो जो भी n1 की वैल्यू है उसमें एक जोड़ के आप वैल्यू पुट अप करोगे तो ये आपके पास b जो है ये क्या आ जाएगी मिनिमम वेव नंबर मिलेगा। और अब आपसे कहा जाए लैम्डा तो ये मैक्सिमम वेव लेंथ आएगी r/z², ठीक है, 1/n1 का स्क्वायर -1/n1 + 1 का स्क्वायर। तो लैम्डा तो मैक्सिमम सबसे लंबी वेवलेंथ, सबसे फर्स्ट लाइन की फ्रीक्वेंसी हो चाहे वेव नंबर हो सबसे कम आएगा, तो ये फर्स्ट लाइन के लिए यूज करोगे, ओके। और अब आता है कि अगर आपसे कहा जाए अल्टीमेट लाइन के लिए कैलकुलेट करें, लास्ट लाइन के लिए क्या आएगा रिलेशन, तो देखो आप v बार जो है लास्ट लाइन के लिए क्या होगा, ओके, तो लास्ट लाइन के लिए जब हम निकालेंगे तो ये तो मैक्सिमम होगा, क्या होगा मैक्सिमम, और यहां हो जाएगा r/z² ओनली n1 का स्क्वायर, क्योंकि n2 तो इंफिनिट है तो हट गया, मींस हम ऐसा लिखेंगे r/z² n1 का स्क्वायर b मैक्सिमम। इस तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अगर हम कहें कि अल्टीमेट लाइन किसके बराबर होगी, तो देखो यहां पर n1 कितना हो जाएगा 1, मतलब जैसे हम कहें कि हाइड्रोजन लेंथ है, हाइड्रोजन, ठीक है, स्पेक्ट्रम में, और अल्टीमेट लाइन देखी जाए किसकी लाइमन सीरीज की, तो आप क्या करोगे v बार r/z1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, तो किसके बराबर आएगा r के, मतलब v बार सीधा सीधा है r आएगा 1.1 × 10⁻7 मीटर इनवर्स। अगर मैंने कहा कि आपको लाइमन की जगह बामर की कैलकुलेट करनी तो यहां 2 वैल्यू रखोगे। इसी तरह से तो ये लास्ट लाइन अल्टीमेट लाइन की फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, वेवलेंथ मिनिमम आएगा, समझ गए ना बच्चों, क्या आएगा मिनिमम, तो इस तरह से मिनिमम वेवलेंथ भी इसी को बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वेव नंबर तो मिनिमम वेवलेंथ आएगी किसी भी सीरीज की। तो इस तरह से निकालना होता है आपको नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइंस। अब देखो कई बार क्वेश्चन आता है कि स्पेक्ट्रम में कितनी लाइंस बनेगी, नंबर ऑफ लाइंस इन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, तो हम यहां देखें कि नंबर ऑफ लाइंस इन स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम,
तो एक तो मैंने बताया आपको पहला रिलेशन की पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर सीरीज की बात की गई है, पर्टिकुलर सीरीज में कि लाइमन की, बामर। तो आपको क्या करना है, जैसे यहां पर ध्यान रखना है फॉर लाइमन सीरीज, तो नंबर ऑफ लाइंस क्या होंगी, n-1, जहां n क्या है, ठीक है, हायर एनर्जी लेवल, ठीक है, फ्रॉम वेयर, ठीक है, वेयर इलेक्ट्रॉन जंप्स, जहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है उस हायर एनर्जी लेवल का नंबर है। जैसे मैंने कहा कि n की वैल्यू 7 है, तो लाइमन सीरीज की लाइंस कितनी होगी, तो लाइंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 - 1, तो ये क्या हो जाएंगी 6। कहां से, 7 से 1, 7 से 2, 7 से 3, 7 से 4, 7 से 5, 7 से 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह की लाइंस बनेगी। समझ गए ना, ये है। फिर आता है कि इसी तरह से आपको दूसरा याद रखना है कि बामर सीरीज में कैसे निकालोगे। तो बामर सीरीज में अगर आप देखें तो ये कहां पर आएगी, यूवी रीजन में। ये कहां आ जाती है बच्चों, विजिबल रीजन में। तो ये होगी n-2। अगर आपसे कहा जाए कि पास्चन सीरीज में कितनी होगी, तो n-3। ब्रैकेट में कितनी होगी आपसे कहा जाए तो n-4, ठीक है। इसी प्रकार से फुंड सीरीज में आपसे पूछा जाए तो n-5 और हम्फ्री में तो n-6। इस तरह से जो है लाइंस, ये है पर्टिकुलर सीरीज की। अब आपसे कह दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन सीधा n8 से जंप कर रहा है, तो कितनी वामर सीरीज में, कितनी पास्चन सीरीज में, कितनी ब्रैकेट सीरीज में। मतलब अगर मैं ये कहूं कि n8 से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, ठीक है, तो इस जंपिंग में कितनी लाइंस बन सकती हैं। तो देखो, एक n8 से ले, तो पहले आप n8 से अगर मैं पूछूं कि लाइनर में कितनी हो जाएंगी, तो n8 मतलब हो जाएगा 8-1, तो यहां कितनी हो जाएंगी आपके पास, ये हो जाएंगी 7। मैं कहूं बामर में कितनी बनेगी, तो 8-2, तो ये कितनी हो जाएंगी 6। पास्चन में कितनी बनेगी, तो 8-3, तो कितनी हो जाएंगी 5। ब्रैकेट में कितनी हो जाएंगी, तो 8-4 मींस 4, ठीक है। इसके बाद अब आपके पास कौन सी बच्ची, फुंड सीरीज में क्या हो जाएंगी, तो 8-5 मींस 3। हम्फ्री में कितनी हो जाएंगी, तो 8-6 करोगे तो 2, और अदर में चले जाओगे तो 8-7, बस यहीं तक बनेगी। तो एक और बनेगी। अब टोटल देखो कितनी हो गई, 7, 6, 13, 18, 22, और ये हो गई 25, ये हो गई 27 और 20। टोटल लाइंस तो बनेंगी 28, जिनमें से 7 होंगी लाइमन सीरीज की जो विजुअल रीजन में दिखाई देंगी, सॉरी अल्ट्रावायलेट रीजन की होंगी। 6 बनेगी कहां पर दिखाई देंगी, विजुअल रीजन में, बामर सीरीज की होंगी। पास्चन में आ जाएंगी 5, इसी तरह से ब्रैकेट में, और ये सब फिर कहां दिखाई देंगी, आईआर रीजन में। तो एक पर्टिकुलर सीरीज की आपको लाइंस निकालनी है तो इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। और अब आता है कि आपको टोटल लाइंस निकालनी है, ठीक है, कि नंबर ऑफ टोटल लाइंस इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में टोटल लाइंस कितनी मिलेंगी। तो सीधा है कि नंबर ऑफ लाइंस, ओके, ये होता है n-1/2। ये n वही है जो मैंने अभी आपको बताया, हायर एनर्जी लेवल जहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। जैसे भी आपने देखा था n8 था, तो लाइंस कितनी बनेगी, तो आप लिखेंगे 8-1/2, तो 8 × 7/2, तो वही हो गया ना 4 × 7 28, और 28 मैंने आपको बताई कैसे बनेंगी 28, जिसमें से आपने देखा 7 लाइमन में आई थी, ठीक है, 6 वामर में आई थी, 5 उसमें नीचे आ गई थी, पास्चन में आ गई, 4 ब्रैकेट में, 3 फुंड में, 2 हम्फ्री में, और बाकी एक और बची थी। तो कुल मिला के इस तरह से 8 लाइंस आएंगी। अब आता है कि आपको 2 एनर्जी लेवल्स बता दिए गए हो, तब कैसे कैलकुलेट करें। तो यहां तक बात समझ गए।
और तीसरा रिलेशन है कि नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन takes place given two energy levels। अगर आपको दो एनर्जी लेवल्स बता दिए गए हैं और पूछ लिया गया है कि बताएं कितनी लाइंस बनेंगी, तो ये फॉर्मूला लगना है, लाइंस इक्वल टू समेशन डेल्टा एन। डेल्टा एन इक्वल टू क्या होगा बच्चों कि जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और जहां से आ रहा है और जिसमें आ रहा है। जैसे मैंने कहा n8 से कहां से आ रहा है, n8 से n3, तो यहां डिफरेंस नहीं है, 8 माइनस 3 कितना हो गया 5। तो आपने लिखा लाइंस कितनी हो जाएंगी, समेशन 5 इज 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है, और प्लस 1 कितनी हो गई, देखो 9 12 15 और 1 16, 4 5 9, ठीक है, 5 4 3 2, ठीक है, 4 3 2 1, कुल मिलाकर कितनी लाइंस बन जाएंगी, ये कुल लाइंस कितनी हो गई 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15 लाइंस बन जाएंगी इस तरह से दोनों के बीच में। अब इनमें से कौन किस सीरीज में आएगी, तो देखो n3 में इलेक्ट्रॉन आ, तो विजिबल में तो आ नहीं सकती, अल्ट्रावायलेट में आ नहीं सकती, ये कहां से स्टार्ट होगी, केवल इंफ्रारेड में ही दिखाई देंगी। 8 से 3 में, 8 से, ठीक है, फिर 7 से 3 में, 6 से 3 में, इस तरह से लाइंस कैलकुलेट की जाती है। तो ये कुल मिला के नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट करनी होती हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। पहले यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों एक नेक्स्ट पॉइंट है और ये है इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है समझ बच्चों कि स्पेक्ट्रल रेखा की तीव्रता, चमक जिसको हम बोलते हैं, तो ध्यान रखें कि इतना सा ध्यान रखना कि इंटेंसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज वैल्यू ऑफ हायर एनर्जी लेवल। किसी भी पर्टिकुलर सीरीज की बात की जाए आपसे तो ये ध्यान रखना है कि हायर एनर्जी लेवल की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी इंटेंसिटी उतनी ही कम होती जाएगी। मींस जितना छोटा ट्रांजिशन चमक उतनी ज्यादा होती है। आपने देखा होगा एक्सरे की लाइट पीली पीली सी दिखती है लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और एक होती है एलईडी की लाइट, चमक बहुत ज्यादा है एनर्जी बहुत कम है। तो जितनी कम एनर्जी उतनी ही ज्यादा चमक होती है। तो सबसे कम एनर्जी कहां निकलेगी, 2 to 1। तो यहां पर सीधा ऐसा है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो इंटेंसिटी है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डेल्टा ई। डेल्टा ई का डिफरेंस कम तो इंटेंसिटी ज्यादा। तो देखो लाइनर सीरीज की बात करें तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी 2 to 1 वाली ट्रांजिशन, फर्स्ट ट्रांजिशन है, फिर उससे कम और इस तरह से कम होती जाएगी। और अगर लाइनर में जाओगे तो 2 से स्टार्ट होती है तो इस वाले से निकालोगे। तो इस तरह से इंटेंसिटी ध्यान रखें। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है बामर सीरीज से रिलेटेड कुछ लाइंस के बारे में, अल्फा लाइन बामर सीरीज की, बीटा लाइन बामर सीरीज की, गामा लाइन बामर सीरीज की, डेल्टा लाइन बामर सीरीज की। तो ये कैसे ध्यान रखना है, तो ध्यान रखें कि बामर सीरीज की ये लाइंस है। जो पहला ट्रांजिशन है n3 से n2, उसमें बनने वाली जो फर्स्ट लाइन है वो अल्फा, सेकंड लाइन को बीटा, थर्ड लाइन को गामा और फोर्थ लाइन को डेल्टा लाइन बोलते हैं। ये इनके ट्रांजिशन लिखे हुए हैं, n3 से n2, n4 से n2, n5 से n2, n6 से n2। ये इनकी वेव नंबर लिखे हुए हैं, समझ लेना। आप रेडियो वाला इक्वेशन यूज कर सकते हो जो मैंने आपको अभी बताया है कि कोई भी लाइन की फ्रीक्वेंसी है तो बामर इक्वेशन ये हो जाएगा r1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर रख के, तो ये वैल्यूज v बार के फॉर्म में आएंगी, मतलब r के सेंस में है। और ये इनकी लैम्डा है, r का वैल्यू का यूज करके आप लैम्डा भी निकाल सकते हैं। इसमें से रेड, ब्लू, इंडिगो, तो देख रहे हो जितना बड़ा ट्रांजिशन होता जा रहा है एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, जो कलर है उतनी ही ज्यादा क्या होते जा रहे हैं, डार्क होते जा रहे हैं। तो यहां तक था ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेंगे, ओके, तो इसको नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं, एक रिलेशन बता दूं मैं कि जेड का और जो
वेव नंबर है, फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा का वो किस तरह का रिलेशन है। तो अभी आपने एक रिलेशन ये देखा कि v बार इक्वल टू r z स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर। अगर हम सेम ट्रांजिशन लें, ठीक है, सेम ट्रांजिशन, तो आप देख रहे हैं कि जो v बार है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी z, फ्रीक्वेंसी भी z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर के, और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रखा होता है कि आपको मान लो n1 टू n2 ट्रांजिशन बताया गया है, सेम ट्रांजिशन है, और इन एटम्स के या इन आयंस या आयन स्पीसीज की इनकी वेवलेंथ, वेव नंबर या इनके बारे में रिलेशन पूछ लिया गया हो, तो इतना सा ध्यान रखना है कि अगर सेम ट्रांजिशन होता है और आपसे पूछ लिया गया है v बार या फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या होगा, इस तरह से स्पीसीज दे दी जाए, तो आपको ध्यान रखना है इसका z ज्यादा, उसकी वेव नंबर ज्यादा, उसी ट्रांजिशन के लिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा लेकिन वेवलेंथ कम हो जाएंगे। तो अगर हम हाइड्रोजन हीलियम से इस तरह से चले तो सबसे कम वेव नंबर किसमें बनेगा, हाइड्रोजन, उससे ज्यादा हीलियम प्लस, उससे ज्यादा लिथियम, उससे ज्यादा बेरिलियम प्लस। समझ गए ना। उतने ही ट्रांजिशन के लिए जितना ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा उस ट्रांजिशन के लिए, एक ही सेम ट्रांजिशन के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। और आप डिफरेंस निकाल के भी देखें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कहां पर वेव नंबर सबसे ज्यादा और कहां सबसे कम। तो वेव नंबर की बात की गई है, फ्रीक्वेंसी सेम ऑर्डर आएगा, लेकिन वेवलेंथ उल्टा चलेगी। जितनी कम एनर्जी की जरूरत उतनी बड़ी वेवलेंथ की हमें जरूरत पड़ेगी उस ट्रांजिशन के लिए। ये ऑर्डर देखिएगा। अब एक और चीज बता दूं, विजिबल रीजन में अगर बामर सीरीज में लाइंस की वेवलेंथ पूछ ली गई हो तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला ये है, लैम्डा इक्वल टू 364.56 n2 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर माइनस n1। यहां n1 तो 2 और n2 3 से लेके जो भी आपसे पूछा गया। जैसे मैंने कहा फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो आप इस तरह से n2 की वैल्यू आप देख रहे हैं कितना रख देंगे 3, और n1 की वैल्यू कितनी रख दी है आपने 2। तो फर्स्ट लाइन, सेकंड में अल्फा लाइन, बीटा लाइन, गामा लाइन जो भी पूछ ली गई, समझ गए। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब हम आ जाते हैं बच्चों, देखो इसके बाद एक क्वेश्चन है, ये पहले मैं एक क्वेश्चन यहाँ कराता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपको लिख के देता हूँ, फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारा कि स्पेक्ट्रल लाइन इन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैज v बार इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इफ ट्रांजिशन टेक्स प्लेस n to n1। तो आपको v बार दे रखा है, तो v बार इक्वल टू r z स्क्वायर n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। r की वैल्यू दे रखी है आपको, v बार दे रखा है, दोनों सेम यूनिट में है, तो आप रखेंगे यहां पर 82200 सेंटीमीटर इनवर्स इक्वल टू r की वैल्यू कितनी है 10 9 6 7 8 z1 हो, फर्स्ट एनर्जी लेवल है माइनस, हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि ये जो है सेकंड जो हायर एनर्जी लेवल है वो क्या होगा। तो 82200 अपॉन 10 9 6 7 8 इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, तो ये आएगा 0.75 इक्वल टू 1 माइनस n स्क्वायर, तो 1 अपॉन n स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 0.75, तो 1 अपॉन n स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 0.25, तो n स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.25 मींस 4, तो n स्क्वायर इक्वल टू 4, तो n कितना हो जाएगा 4। सेकंड एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट में ट्रांजिशन करेगा तो इस फ्रीक्वेंसी या इस वेव नंबर का जो है हमें वेवलेंथ मिलेगा। तो यहां तक सुन लें।